चुनावी घमासान में नेताओं का दौरा और सभाओं में तापमान बढ़ता दिख रहा है। लगातार हमले और तीखे होते जा रहे हैं। यहां तक कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का दौर भी मंच से देखने सुनने को मिल रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी सभा में बांका पहुंचे, जहां वो एक बार फिर से तमाम मुद्दों को लेकर खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस पर हमलावर दिखे। नीतीश कुमार के निशाने पर लालू परिवार रहा और जंगलराज की याद दिलाना भी नीतीश कुमार नहीं भूले। देश में 400 से ज्यादा सीट हो और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर बढ़े और वो देश के लिए कर रहे हैं, बिहार को भी मदद कर रहे हैं, हर जगह मदद करेंगे, देश आगे बढ़ेगा, बिहार भी पूरा विकसित हो जाएगा। तो इस चुनाव में बिहार में निशाने पर आरजेडी है और आरजेडी में विशेष रूप से लालू परिवार। तो ऐसे में परिवारवाद का मुद्दा लगातार उठ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, योगी आदित्यनाथ हों, कोई भी जब चुनावी सभा में पहुंच रहे हैं तो लालू परिवार पर निशाना साधा जा रहा है। और ऐसे में कांग्रेस की ओर से जवाब दिया गया है। पार्टी प्रवक्ता ने इस मुद्दे को लेकर पीएम को लेकर जो टिप्पणी की है, उससे एक बार फिर गहमा-गहमी बढ़ने की गुंजाइश बढ़ गई है। पार्टी प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि पीएम का परिवार नहीं बढ़ा तो इसमें कांग्रेस की क्या गलती है। इसके अलावा उन्होंने सम्राट चौधरी, विवेक ठाकुर, संजय जायसवाल सहित पार्टी के कई नेताओं के नाम गिनाए जिनके पिता राजनीति में थे और पिता की राजनीतिक विरासत संभाले हुए हैं। परिवारवाद पे सम्राट चौधरी बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी के पिताजी के नाम जानते हैं आप? शौकनी चौधरी कौन है पता है ना? कांग्रेस पार्टी में भी नेता रहे हैं, आरजेडी में भी रहे हैं, समता पार्टी में भी रहे हैं, उनके माताजी भी विधायक रही हैं। संजय जायसवाल को जानते हैं, बेतिया से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पिताजी भी बेतिया से सांसद थे। और ठाकुर जी, विवेक ठाकुर जानते हैं, नवादा में हैं, उनके पिताजी के नाम जानते हैं क्या है? सीपी ठाकुर, भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। किनके बारे में बोल रहे हैं आप? अब नीतीश कुमार का परिवार नहीं बढ़ा तब जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला तो विधानसभा में बता दिए थे, तो हो सकता है उसी फॉर्मूला का वो इस्तेमाल किए हों। तो धुआंधार चुनाव प्रचार हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या तेजस्वी यादव, एक दिन में 3-3, 4-4 चुनावी सभाएं हो रही है। एक और चुनावी सभा में तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं और अपने नौजवान युवा साथी को यहीं से गले लगाते हैं। आप सब लोग से अपील करने आए हैं कि आदरणीय लालू जी ने संदेश भेजा है और बहन बीमा भारती जी के हाथों में लालटेन थमाया है और ये अपील की है आप सब लोगों से कि बहन बीमा भारती को लालटेन पर बटन दबा करके भारी मतों से आप लोग विजयी बनाने का काम करें। बड़े अरसों बाद हम लोग पूर्णिया का लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले समझौते में कांग्रेस पार्टी थी। इस बार तय हुआ कि सीमांचल के 2 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा और 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। अररिया और पूर्णिया से राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है। किशनगंज और कटिहार से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। और आप सब लोगों को बता दें कि बहन बीमा भारती जी का जो इन्होंने त्याग दिया है, अभी जब हाउस में वोटिंग हो रहा था, जब चाचा हमारे पलट के भाजपा की ओर चले गए तो वोटिंग हो रही थी हाउस में। उस समय बहन बीमा भारती जी ने अपने भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए त्याग दिया, विधायकी से इस्तीफा दिया और इस घड़ी में हम लोगों का साथ दिया। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि बहन बीमा भारती जी को हम लोग सम्मानित करने का काम करें। आप सब लोगों को बता दें, इनके ससुर का तो हत्या हुआ ही, एक बेटे का भी हत्या हुआ
और जब हमारा साथ दे रहे थे, जब वोट विधायक लोग को देना था सदन में कुछ महीने पहले, तो ये हम लोग के पक्ष में थी। तो हम लोग के पक्ष में थी तो बीजेपी या नीतीश कुमार जी की सरकार ने इनके पति को जेल में डाल दिया। रात में खेला खेला 18 साल का बेटा है, इस 18 साल के बेटे का कोई दोष नहीं, इसको भी जेल में डाल दिया। ससुर का पहले हत्या, एक बेटे की हत्या पहले, पति को जेल में डालना और एक छोटा बेटा को भी जेल में डाल देना। 2-3 दिन पहले ये बाहर आया है। अति पिछड़ा समाज से आती है, लालू जी के विचारधारा पे चलती है, हमेशा से हम लोगों को सहयोग दिया है, तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है इनको सम्मान देने का। और समाज में जब तक सबों को जोड़ोगे नहीं, तब तक गरीबों का सरकार नहीं बनेगा। समाज में हर किसी को साथ लेकर के चलना है, सबको सम्मान देना है। इसलिए हम सब लोगों ने इनको सम्मानित किया और आज चाहे कुछ भी हो जाए, तेजस्वी यादव अपनी बहन बीमा भारती के साथ खड़ा रहेगा। क्या दो धाराओं के बीच में लड़ाई है? एक इंडिया अलायंस है, महागठबंधन, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ एनडीए है, जो बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हम आप लोगों से अपील करेंगे कि इंडिया अलायंस महागठबंधन जो संविधान को बचाना चाहता है, आप लोग उनका साथ दीजिए, और जो लोग एनडीए का साथ देने का काम करेंगे उसको देश की जनता माफ नहीं करेगी। देश की जनता माफ नहीं करेगी। संविधान खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म होगा तो वोटिंग का अधिकार खत्म हो जाएगा। आज लगातार हमारे पिता पर, विपक्ष के नेताओं पर बीजेपी के लोग केस मुकदमा छापा, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया गया। ये बीजेपी की हताशा दिखाती है। कोशिश किया जा रहा है हम लोगों को डराने की, लड़ाने की, लेकिन लालू जी कभी भी बीजेपी के आगे घुटना नहीं टेके। आज बीमार है, उनका किडनी का ऑपरेशन हुआ, मेरी बहन ने उनको जीवन दान दिया, और आज भी इस अवस्था में भी वो बीजेपी से लड़ रहे। क्यों? क्योंकि आप मालिक हैं, आप लालू जी को ताकत देते हैं, आप आशीर्वाद देते हैं, आप साथ देते हैं, तब लालू जी का हौसला बुलंद रहता है। आज तक भाजपा बिहार में अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि ये आप लोगों की ताकत की देन है। लालू जी ने कभी भी विचारधारा से, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता से समझौता नहीं किया। आज के दौर में कोई लालच के चक्कर में, कोई डर के चक्कर में सब जगह भाजपा ज्वाइन कर रहा है, लेकिन आपके सामाजिक न्याय के लिए, आपके खातिर गरीब गुरबाओं के लिए वो अब तक लड़ रहे, झुकने का नाम नहीं ले रहे। बीजेपी बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन लालू जी झुके नहीं। हम पे भी केस मुकदमा किया, कई बार किया, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, कई बार बुलाया पूछताछ के लिए। गुनाह पता नहीं क्या था, केस कुछ नहीं है, लेकिन तानाशाही है। आज बीजेपी में चले जाइए तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, अब बीजेपी से लड़ोगे, जनता के साथ खड़े होगे तो तुम चोर और बेईमान हो जाओ। हम तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। लालू जी नहीं डरे भाजपा से, लालू जी का लड़का भी भाजपा से डरने को तैयार नहीं, झुकेगा नहीं, लड़ाई लड़ेगा। काम की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। कुछ गोदी मीडिया, सुनो, कुछ गोदी मीडिया के लोग इस तरह का अफवाह चलाते हैं कि तेजस्वी ने एनडीए के लिए वोट मांगा।
उनके दिमाग में गोबर है, कुछ भी चला देते हैं व्यू के लिए। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग लड़ रहे हैं देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, लेकिन कुछ लोग बीजेपी का ताबड़तोड़ तेल मालिश करने में लगे हुए हैं, टीटीएम बने हुए हैं। यही गोदी मीडिया के लोग, मोदी जी समुद्र के अंदर चले जाएंगे तो बोलेगा देखिए क्या मोदी जी कितना गजब का प्रधानमंत्री है। फाइटर प्लेन में बैठ जाएंगे तो मोदी जी प्लेन उड़ा रहे हैं। मोदी जी गुफा में चले जाएंगे तो बड़का संत हो गए रे भाई, क्या महान व्यक्ति है। तो पूर्णिया के धमदाहा में आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के पक्ष में वोट अपील करते तेजस्वी यादव। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार में चुनावी घमासान छिड़ा हुआ है और चुनाव के शुरुआत से पहले जब मुद्दों की बात हो रही थी, चुनाव के एक चरण के बाद अब मुद्दे व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में परिवर्तित हो गए हैं और मंच से निजी बातें की जाने लगी है। क्या होगा इसका मतलब और कितना असरदार होगा? संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे समझना चाहेंगे कि मुद्दों से खिसकते खिसकते चुनावी सभाओं में अब निजी बातें क्यों निकलने लगी है? अशोक जी, क्या मतलब है इसका? बिल्कुल, देखिए, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इन लोगों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन उस घोषणा पत्र को आम जनता तक पहुंचाने के लिए नेताओं को जो कवायद करनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। पहले जब भी चुनाव हुआ करते थे तो चुनावी घोषणा पत्र पर राजनीतिक दलों का मुख्य रूप से फोकस होता था और वो जनता को बताते थे कि अगर हमको आपने अपना वोट दिया तो हम अपने कार्यकाल में क्या क्या करेंगे आपके लिए। अब जो है चुनावी घोषणा पत्र को औपचारिकता हो गई है और उसके बाद नेता मंच से एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि हमारी पार्टी, हमारे नेता, हम सबसे बेहतर हैं। अभी आप बिहार की अगर बात करिए, जो आपने अभी सवाल उठाया है, बिहार में कई समस्याएं हैं। केंद्र सरकार में कोई हो, बिहार की जो त्रासदी है बाढ़ की, कोसी की जो घटना है, आपने देखा होगा कोसी त्रासदी में बिहार ने क्या खोया और क्या पाया, इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। कई इलाकों से वोट बहिष्कार भी बिल्कुल, आप देखिए कि जदयू लगातार मांग करती रही है कि जो नदियों में गाद है उसको निकालने की कोशिश की जाए, उसको किया जाना चाहिए। नेपाल से पानी बिहार में आता है और बिहार को एक तरह से कहिए अपनी गोद में समेट के ले जाता है हर साल। इस पर कहीं कोई गंभीर चर्चा नहीं हो रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की ही अगर बात हो तो तेजस्वी प्रसाद यादव और आरजेडी या इंडिया गठबंधन के नेताओं को इस पर बोलना चाहिए। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में ये नहीं कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम देंगे या बिहार के आंदोलन के साथ हम हैं, क्योंकि कांग्रेस को भी डर है कि अगर बिहार की बात करेंगे तो अन्य राज्यों में उसे नुकसान भुगतना पड़ सकता है। अब बातचीत किस पर? पहले तो हिंदू मुस्लिम जातीय गणना, अब जातीय गणना विलुप्त हो गई है। जिसको कहा जा रहा था कि ये मास्टर स्ट्रोक है, जातीय गणना नीतीश सरकार ने करा ली या आरजेडी के सौजन्य से हो गया तो सारे के सारे वोट बैंक अब उसकी झोली में आ जाएंगे। अब बात हो रही है मछली, अब बात हो रही है संतरा, अब बात हो रही है सत्तू, अब क्या क्या बात हो रही। जनता को इससे क्या मतलब है कि कौन नेता क्या भोजन करते हैं, किस नेता को क्या पसंद है, नवरात्र में कौन नेता वेज खाते हैं कि नॉन वेज खाते हैं, इससे आम जनता को क्या मतलब है। आम जनता की जो समस्या है अभी समूचे बिहार में सबसे बड़ी समस्या अगर कहिए, आप देख रहे हैं रोज हम लोगों के यहाँ खबरें आ रही हैं कि जो मौसम की मार है इसका कहर आम लोगों पर किस तरह पड़ रहा है। बिहार में भी कई इलाकों में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है, अगलगी की समस्या है। आम लोगों के लिए अभी भी जो कुछ होना चाहिए वो नहीं हो। तो कहने का मतलब कि जो मुख्य मुद्दे हैं आम जनता की वो गायब हो गए हैं। अभी भी बिहार से लाखों छात्रों का प्रतिवर्ष पलायन होता है, वो जाते हैं पढ़ने के लिए दूसरे जगह,
नौकरी के लिए जाएं तो एक बात भी है, पढ़ने के लिए जाते हैं। लाखों छात्रों का पलायन होता है नौकरी के लिए, और नौकरी भी अगर वो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए जाएं तो एक बात है, वो 2 जून की रोटी के लिए जाते हैं। इस पर कहीं कोई गंभीर चर्चा नहीं। कहा अगर घोषणा पत्र में ये जारी है बड़े राजनीतिक दलों का कि हम 1 करोड़ को नौकरी देंगे, शेष क्या होगा? 14 करोड़ की आबादी है बिहार में, अभी कहा जाए 40% से ज़्यादा युवाओं की आबादी है यहाँ पे। तो फिर आपने कभी यही नहीं कहा कि हम रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगे, उसके लिए अगर हमको कुछ बेहतर काम करने होंगे तो करेंगे। आप ये समझ लीजिए, नेता भी जानते हैं कि जनता को तत्काल वही बातें पसंद लगती हैं जो वो नेता बोलते हैं, और उनको लगता है कि जाति की बात, धर्म की बात, स्थानीय मुद्दे की बात अगर हम उठाएंगे तो जनता जल्दी प्रभावित होगी। मुद्दों से ज्यादा भावनात्मक कनेक्शन, इसमें कोई शंका नहीं। अब आप समझ लीजिए ना, अब जो बातें आ रही हैं, आर्थिक रूप से संपन्न विपन्न सभी जातियों में है, अब सामाजिक रूप से पिछड़ापन सभी जातियों में है, शैक्षणिक अभाव सभी जातियों में है, लेकिन जब बात होती है तो नेता क्या करते हैं? नेता सिर्फ वही बात करते हैं जिससे लगता है कि इस लोकसभा क्षेत्र में उनके जो स्वजातीय उम्मीदवार हैं उनको वो वोट दे, और यही वजह है कि मूल मुद्दा से भटकाव आ गया। नेताओं ने अभी भी नहीं सीखा है दीपक। पहले चरण के मतदान में जिस तरह से मतदाताओं ने उदासीनता दिखाई है, इन नेताओं और राजनीतिक दलों के अस्तित्व पर संकट है, लेकिन इस बात को भी वो नहीं महसूस करते हैं। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन इतना जरूर आप कह सकते हैं कि मुख्य मुद्दे इस बार के चुनाव से गायब हैं। स्थानीय मुद्दे गायब हैं, रोजगार और बेरोजगार से संबंधित मुद्दे गायब हैं, किसानों के मुद्दे गायब हैं। किसान आंदोलन चला, यही विपक्षी पार्टियां गला फाड़ फाड़ के रो रही थी, चिल्ला रही थी कि मोदी जी किसानों को दिल्ली नहीं आने दे रहे। आज किसान पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। यानी कि सभी बड़े मुद्दे गायब हैं। सिर्फ और सिर्फ नेताओं का एक ही लक्ष्य है कि जो संवेदनशीलता कहिए या यूं कहिए कि ऐसे मुद्दे को उभारो जिससे कि उनका वोट तुम्हारी झोली में आ जाए। और यही लिए नेताओं के बयान जो हैं वो आप देख लीजिए। अब बड़े नेता सत्तू पी लीजिए, संतरा खा लीजिए, मछली खा लीजिए, या आप समझ लीजिए कि कई बीजेपी के ही बड़े नेता या अन्य दलों के नेता का भी आप भाषण सुन लीजिए तो वो मुद्दे से अलग हट करके वो बात करते हैं। और इसी का परिणाम यह है कि कहीं न कहीं जनता कुछ देर के लिए ताली बजा देती है, लेकिन बाद में जनता को लगता है कि मेरे लिए वहाँ तो कुछ नहीं था। जो जनता, कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी सभाओं में भारी भीड़ जमा होती है, लेकिन वो भीड़ बूथ पर तब्दील नहीं हो पाती है, वह भीड़ ईवीएम मशीन का बटन नहीं दबा पाता है। और यही वजह है कि पहले से भी बिहार में जो मत का प्रतिशत था अन्य राज्यों की अपेक्षा कम था, इस बार तो और 8% कम हो गया है। यह दुर्भाग्यजनक है, लेकिन फिर भी करना क्या है, जिनके हाथ में ड्राइविंग सीट है आखिर गाड़ी तो वही चलाएंगे। जनता तो सवार है, जिसको लगता है कि ये सवारी पर चढ़ के ही हम अपने मुकाम तक जा सकते हैं, वो चढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन जिस जनता को लगता है कि अब हमें कहीं नहीं जाना है, आप देख लीजिए 50% से ज़्यादा जनता ने वोट नहीं दिया। आप समझ लीजिए 50% मतदान हुए, उसमें से जो जीतेंगे उनको कितना आएगा? 30%, 32%, 27%, और वही जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2/3 जनता का प्रतिनिधित्व वैसे लोग नहीं कर पाएंगे जिन लोगों ने यह तो मतदान नहीं किया है, या यह कह सकते हैं कि मतदान किया भी है तो वो उदासीन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो बहुत ही साफ है, और शायद इसी वजह से ये कहा जाता है कि मतदाताओं की याददाश्त कमज़ोर होती है और भावनात्मक मुद्दों में उन्हें उद्वेलित कर अपने पक्ष में किए जाने की कोशिश फिलहाल बिहार के सियासी गलियारे में होती दिख रही है। लेकिन ड्राइवर भले ही नेता हों, वो आपके प्रतिनिधि हैं, लेकिन सवारी जिधर चाहेगी गाड़ी, ड्राइवर उधर मोड़ेगा। तो यह आपका दायित्व बनता है कि आप मुद्दों से भटकती सियासत को फिर से मुद्दों पर लाएं। घोषणा पत्र सभी दलों ने जारी किया, उस घोषणा पत्र पर बात करें और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें।